हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KWS पर। हम जो केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट था, परमाणु की संरचना, इसका पार्ट 1 इससे पहले इसी चैनल पर वीडियो है। अब हम करेंगे पार्ट 2 की बात। आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है। कल हमने इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ी। आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक हेडिंग है मिलीकन का तेल बूंद प्रयोग। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लिए थॉमसन के प्रयोग किया एक। थॉमसन के उस प्रयोग से सीधा लिख लो, थॉमसन के प्रयोग से E/me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है 1.676 गुणा 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। और मिलीकन का तेल बूंद प्रयोग, इसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मिलीकन का तेल बूंद प्रयोग से इसका मान है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम। इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम करेंगे इसका भाग, इसमें दे देंगे। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, ऐसे लिख लो। अब हम करेंगे समीकरण 2/समीकरण 1। समीकरण 1/समीकरण 2 1.76 गुणा 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। 1.76 गुणा 10⁻−19 कूलाम। अब यहाँ कूलाम से कूलाम कट गया, उत्तर आ गया। ये ऊपर जाएंगी घातें तो प्लस की हो जाएंगी। 1.76 बटे ये गल 1.6 10⁻11 प्लस 19। अब इनसे जो मान निकल के आएगा सीधा लिख रहा हूं, कैलकुलेशन कर लेना। 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। कुछ गलत सा हो गया यार। 10⁻31, ये समीकरण 1 नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा। सॉरी। समीकरण 2/समीकरण 1। 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम और 1.76 गुणा 10⁻11 कूलाम। अब यहाँ 1 किलोग्राम माइनस में, माइनस की घात है, मतलब कि बटे में, इसके बटे में। अब ये ऊपर जाएगा, कूलाम से कूलाम कट गया, ये आ गया 1.6 गुणा 10⁻−19 प्लस नहीं -11 ऊपर आ गया, इसके बटे में ये है।
इसका जो उत्तर आएगा किलोग्राम में आएगा। अब इसका उत्तर आ रहा है 9.1 गुणा 10 पे घात -31 किलोग्राम। ये है आपका उत्तर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब आगे चलते हैं हम परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल हो गया, डाल्टन और थॉमसन। अब अगले जो वैज्ञानिक है हमारे वो है रदरफोर्ड, जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है परमाणु मॉडलों में, नील्स बोर और रदरफोर्ड। रुको 1 मिनट। अभी हमारी इलेक्ट्रॉन की खोज तो हो गई, प्रोटॉन की खोज और देख लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे प्रोटॉन की खोज। ये भी इलेक्ट्रॉन की खोज की तरह ही हुआ है, इसका भी खोज। एक कांच की ट्यूब ली, यहाँ 2 इलेक्ट्रोड, नेगेटिव। अब यहाँ ZNS का लेप लगा दिया। ये है ZNS का लेप। ये निर्वात। इस युक्ति को इसलिए लगाते हैं ताकि जो इसके अंदर का वातावरण है उसे नियंत्रित किया जा सके। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब आपको पता है जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, तो इस इधर कुछ कण निर्गमित हुए, P+ लिख लो। जैसे ये इससे टकराए P+ कण, तो यहाँ एक चमकीला चिन्ह उत्पन्न हुआ। इससे पता चला कि ये प्रोटॉन है। इसकी और जांच के लिए 2 इलेक्ट्रोड लिए। इलेक्ट्रोड पॉजिटिव यहाँ लगा के देखा, नेगेटिव लगाया यहाँ, नेगेटिव, और पॉजिटिव यहाँ लगाया। अब देखा गया कि कण इधर जा रहे हैं। आपको पता है सरल रेखा में गति करते हैं, लेकिन इन पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये कण अपनी जो चाल होती है उससे विक्षेपित हो जाते हैं ये रेखा से। इससे पता चला कि इनकी प्रकृति धनावेशित होती है। अब इनके गुण लिखते हैं। इस प्रयोग को और लिख लो, कैथोड किरण नली का प्रयोग। कैनाल किरण प्रयोग। आगे इनके गुणधर्म लिखते हैं। कैनाल किरणों के गुणधर्म। आपको पता है ये धनावेशित प्रकृति के होते हैं, तो ये जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की कैथोड किरणें थी
वो व्यवहार करती है उनके विपरीत ही व्यवहार करेंगे। जैसे ये ऋणावेश से ये धनावेश से ऋणावेश की ओर गति करती हैं। पहला गुणधर्म। दूसरा, ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कैथोड किरणों की विपरीत दिशा में कैथोड किरणों के विपरीत व्यवहार करती हैं। मतलब समझाते हैं आपको, इसका क्या मतलब है। माना कैथोड किरणें यदि वो इधर गमन कर रही है विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, तो कैथोड किरण यदि इधर गमन कर रही है तो केनाल किरण मतलब कि ये किरणें इधर गमन करेंगी। ये दोनों विपरीत, पता है आपको, ये नेगेटिव प्रकृति की होती हैं, ये धनावेशित होती हैं। एक ऋणावेशित एक धनावेशित। ये धनावेशित प्रकृति की होती हैं। तीन, ये तीन है इसके मेन प्रॉपर्टी जो है। अब लिख लो, आगे हम चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का आपने 9th में जरूर पढ़ा होगा ये परमाणु मॉडल, 9th में। ऐसा ही 10th में, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो नील्स बोर का है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन वाले सवाल आ गए हैं, उन्हें देखेंगे। तो ये तो ऐसा ही है जैसे आपने 9th में पढ़ा था। चलो इसे पढ़ते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। पहले इसका चित्र बनाते हैं। ये अल्फा कणों का स्रोत, अल्फा कण क्या होते हैं? ये He+2 का नाभिक होता है। ये परिसीमा मतलब कि कण पार जाते हैं तो इधर टकराते हैं तो यहाँ चमकीला चिन्ह बनता है। अब ये है सोने का परमाणु। इसने सोने का परमाणु इसलिए लिया, सोने की पन्नी ली। पन्नी में आपको पता है परमाणु तो होते ही हैं। सोने का परमाणु ही मानो, सोने का परमाणु या सोने की पन्नी क्यों ली?
क्योंकि इसका जो आघात वर्धनीयता का गुण है और तन्यता का है वो सबसे अधिक है, सभी को पता है, किताबों में लिखा भी है। काम की बात पे आते हैं। जैसे ही अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकतर अल्फा कण सीधे ही निकल गए। आपको भी पता है अधिकतर अल्फा कण सीधे ही निकल गए। और इसने बताया कि 20,000 में से एक कण उसी स्थिति से वापस आ रहा था जैसे वो जा रहा था, मतलब कि 180 डिग्री का कोण बनाते हुए वापस आ रहा था। इस बात को देखकर रदरफोर्ड ने एक बात की जो हम लास्ट में बात करेंगे। उसने क्या कहा, एक स्टेटमेंट दिया था। पहले तो इसके प्रेक्षणों को और इन्हें लिखते हैं, इस चित्र को बना लेना। अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए। लगभग 90%। दूसरा, कुछ कण बहुत कम कोण से विक्षेपित हुए। तीसरा, 20,000 में से एक कण 180 डिग्री का कोण बनाते हुए वापस आ रहा था। वापस उसी दिशा में लौट रहा था। इन्हें लिख लो। लिख लो जब तक मार्कर में हम स्याही डालते हैं। लिख लिया, अब आगे लिखते हैं। चलो, वीडियो कितने मिनट की हो गई, पर निष्कर्ष तो लिख ही लेते हैं। ये निष्कर्ष पहला है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। खोखला मतलब खाली होता है। क्योंकि अधिकांश अल्फा कण परमाणु से सीधे ही निकल गए।
बहुत कम कण ही विक्षेपित हुए। इससे यह पता चलता है कि परमाणु के अंदर धनावेश भाग बहुत कम आयतन के अंदर या बहुत कम क्षेत्र में, आयतन ही लिख लो साइंस की भाषा में, बहुत कम आयतन में होता है। अब हमने ये कैसे कहा कि परमाणु के अंदर जो भाग है जिससे टकरा रहे थे एल्फा कण, ये धनावेशी क्यों होता है? क्योंकि हीलियम प्लस कण है ना, +2 अल्फा कण इससे टकरा रहे थे, तभी तो ये वापस आ रहे थे। मतलब कि जब धनावेश और धनावेश आपस में टकराते हैं तो इनमें प्रतिकर्षण होता है, और ऋणावेश प्लस धनावेश टकराते हैं तो इनमें आकर्षण होता है। एक और निष्कर्ष है, रदरफोर्ड ने गणना कर बताया गणना करके बताया कि परमाणु की त्रिज्या बहुत कम या नगण्य होती है। परमाणु की त्रिज्या बराबर 10⁻⁻15 मीटर, और नाभिक की त्रिज्या नहीं 10⁻10 मीटर, और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। मतलब कि इन दोनों का जो अंतर होता है ये होता है 10⁻5 मीटर का। ये 3 निष्कर्ष निकलते हैं। अब देखते हैं वीडियो कितनी देर की हो गई। चलो अब रदरफोर्ड का मॉडल और देखते हैं। इसका परमाणु मॉडल से अंततः जो निकला वो क्या है, आखिर खोज क्या हुई। लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है। मॉडल परमाणु का परमाणु के अंदर धनावेश बहुत कम अल्प क्षेत्र में होता है। इसे नाभिक कहा जाता है।
नाविक के बारे में हम एक और बात जानेंगे जो आपको आश्चर्यचकित करेगी। दूसरा है परमाणु के अंदर परमाणु का द्रव्यमान उसके नाविक, परमाणु का द्रव्यमान तथा परमाणु का द्रव्यमान उसके नाविक में ही समाहित होता है। और तीसरा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन इससे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब अगली जो बात है, इसकी जो कमियां हैं, आखिर ये मॉडल फ्लॉप कैसे हुआ और नील्स बोर की एंट्री कैसे हुई, वो हम पढ़ेंगे कल।